सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। कराची शहर पर एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका था। रहायशी बिल्डिंग के इस फ्लैट से मुस्कुराहटों और खिलखिलाहटों की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। अगर हम लाउंज में झांक कर देखें तो लाउंज में ही माही सुलेमान का बैग खोले इसके सारे कपड़े समेट रही थी और पास ही वो दोनों बैठे थे। कुछ देर पहले ही वो दोनों कराची आ गए थे और अब एजल मुस्कुराकर उसे सारी बातें बता रही थी कि उन दोनों ने इस्लामाबाद में किया कुछ देखा। सुलेमान बस नफ़ी में सर हिलाता उसे देख रहा था क्योंकि वो लोग तो कहीं घूमने गए ही नहीं थे, मगर वो माही को बढ़ चढ़कर बता रही थी ताकि माही को अंदाज़ा ना हो कि वो लोग असल में वहाँ पर क्यों गए थे। माही ने सारे कपड़े अलट पलट किए देखा। सुलेमान, मेरी शाल कहाँ पर है? इसने हैरान होते पूछा। और शाल के जिक्र पर सुलेमान और एजल दोनों को ही एक बार फिर जरीन याद आई। वो मैं आपको बताती हूँ मुमानी, असल में हुआ ये कि वहाँ पर ना। इसके बाद एजल ने सारी कहानी मनवाओ इन माही को सुना दी, जिसे सुनने के बाद माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अच्छा किया, हर लड़की की इज्जत की हिफाजत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है और किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। माही के होंठों को एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने आंखों में नमी आन ठहरी। वैसे आपसे एक बात कहूँ मुमानी? एजल चमकती हुई आंखों से माही को देख रही थी। माही चौंकी। हम बोलो। अब वो सारे कपड़े वापस समेट रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत रहमदिल, बहुत नरम मिजाज। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा शायद वो हमारी जरीन आपी हूँ, लेकिन उनकी आँखें काली थीं। अगर इनकी आँखें काली ना होती तो शायद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि कहीं वही हमारी जरीन आपी तो नहीं। वो एक्साइटेड सी कह गई, मगर बात करने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ उसने क्या कह दिया, क्योंकि माही की आँखों में वाज़ेह तौर पर हैरत उभरी थी और सुलेमान बस अफसोस से उसे देखता रह गया। कितना समझाया था कि मामा के सामने कोई बात ना करे, मगर नहीं, वो एजल ही किया जिसकी ज़बान मुंह में टिक जाए। मगर जल्द ही माही खुद को कंपोज कर गई। वैसे भी अब माही खुद को संभाल लेती थी, उसे तो गमों की आदत ही हो गई थी। बेटी तो बेटी होती है, जिसकी भी हो, मगर खैर वो जिस्मों की भी बेटी होगी। मैं तो यही दुआ करूंगी कि वो अपनी मन से जुदा ना हो। माही ने नम लहजे के साथ ये कहा, फिर उठकर सामान रखने कमरे की जानिब चली गई। सुलेमान नफ़ी में सर हिलाता हुआ अफसोस से एजल को देख रहा था। तुम्हें कितना समझाता हूँ मगर मेरी बात का असर क्यों नहीं लेती? वो चाहकर भी एजल से नाराज़ या इस पर गुस्सा नहीं कर सकता था, बस अफसोस से कह सका। एजल ने शर्मिंदगी से उसे देखा। वो मैं भूल गई थी। वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मुझे घर ही छोड़ आओ। अब वो कुछ लाड से बोली। सुलेमान ने एक नज़र उसे देखा। सुकून से रेस्ट करो, मैं तो चला सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है, शाम को छोड़ आऊँगा, अभी मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता। शानबे नियाजी से कहते वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गया और एजल कलस ही उठी थी। मुजाल है जो ये मेरी किसी बात को फौरा मान ले, वो बुड़बड़ा रही थी। कुछ देर बाद ही माही कमरे से बाहर निकली और अब वो किचन में जा रही थी। एजल, नाश्ते में क्या खाओगी? माही की आवाज़ पर एजल ने चेहरा मोड़े पीछे किचन में खड़ी माही को देखा। कुछ भी बना ले मुमानी जान, फ़िलहाल तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी चली सोने। इसके क्यूट फेस एक्सप्रेशंस देखते हुए माही हंस पड़ी। ओके, माही ने इजाज़त दी तो वो उठी और सीधा माही के कमरे में ही आ गई। और अब वो बेड पर कंबल ताना लेटी अगले 5 मिनट में ही गहरी नींद सो चुकी थी। और किचन में खड़ी माही की आंखों में एक बार फिर नमी आ गई। वो दोनों हाथ शेल्फ पर रखे लंबे लंबे सांस लेकर अपने आंसू काबू कर रही थी। तूने ही आजमाइश दी, तूने ही सब्र देना है खुदा, अब तूने ही मुझे इस आजमाइश का सिला देना है। मैं बस उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरी ये आजमाइश ख़त्म होगी। माहिर के होंठ फड़फड़ाए। इसके बाद फ्लैट में मुकम्मल तौर पर सुकूत छा गया। इस्लामाबाद शहर पर भी अगली सुबह उतर चुकी थी। ये इस्लामाबाद शहर के एक मशहूर और बहुत बड़े शॉपिंग मॉल का मंजर था। वो जो शॉपिंग मॉल किसी से मिलने के लिए आया था, इसने कुछ फासले पर शॉपिंग करती मिनाल को देखा। पहले उसे सिर्फ वहम हुआ कि वो मिनाल है, मगर वाकई वो मिनाल ही थी। अचानक हारून को अपनी इस दिन वाली इंसल्ट याद आई। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नुमायां हुई।
वो अपनी ध्यान शॉपिंग कर रही थी और साथ में मोबाइल फ़ोन पर किसी से मुसलसल बात कर रही थी। आज उसने ब्लैक फ़राक पहन रखी थी, बाल आज भी सारे खोल रखे थे, इसके पहनने ओढ़ने का स्टाइल बहुत खूबसूरत था। ना चाहते हुए भी हारून के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो कदम कदम चलता मिनाल की जानिब बढ़ने लगा, मगर अभी वो चंद फीट के फासले पर था जब उसने एक लड़के को मिनाल के सामने आकर खड़े होते देखा। वो हैरान हुआ, फिर वहीं खड़े होकर इन दोनों को देखने लगा। वो जो अपने ध्यान शॉपिंग कर रही थी, सरमद का आना महसूस ना कर सकी। एक हाथ से मोबाइल कान से लगा रखा था और फ़ोन के इस पार वो ज़रीन से बात कर रही थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसे पता चला था कि ज़रीन को 2-4 दिन पहले बुखार हुआ था, तो फ़ौरा परेशानी लाहक हुई। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसे हैं? ज़रीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया है लड़की, निकाह के बाद तुमने एक बार भी घर चक्कर नहीं लगाया, क्या हम सबको भूल गई हो? इस बार मिनाल के लहजे में शिकवा था। ज़रीन हंस पड़ी। फिक्र मत करें, आऊँगी किसी दिन। मैं खुद आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले अपनी ज़िंदगी की उलझनी सुलझाने पर लगी हूँ। मुझे लगता है मुझे इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। आखिरी बात पर ज़रीन कुछ अफसरदा हुई, जो मोबाइल फ़ोन पर भी मिनाल महसूस कर गई थी। अच्छा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान की ज़िंदगी में कोई तकलीफ ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मिनाल की आंखों के सामने वो मंजर घूमा जब निकाह से कुछ देर पहले ही उसकी शादी टूट गई थी। इसके बाप को बेइज्जत किया जा रहा था, इसकी बहन के किरदार के परखचे उड़ाए जा रहे थे। वो मंजर शायद अगली 100 जिंदगियों तक भी मिनाल नहीं भूल सकती थी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इसकी आंखों में नमी आन ठहरी। इससे ज्यादा वो अब ज़रीन से बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए फ़ोन रख दिया। जैसे ही पीछे पलटी तो सरमद पीछे ही खड़ा था। वो हैरान हुई। एक बार फिर आंखों के सामने वो मंजर घूमा, किसी ने मिनाल के वजूद में मिर्चीन सी भर दी। वो बना सरमद को देखे बना इससे कोई बात किए वहां से भागने की कोशिश में थी, मगर सरमद ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। प्लीज़ मिनाल, मेरी बात सुनो। इसने मिनाल के कदम आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिए। मिनाल ने बेतासुर निगाह के साथ उसे देखा। अब क्या चाहते हो? किस चीज़ की कमी रह गई थी जो अब दोबारा मेरा रास्ता रोके खड़े हो? हारून ने साफ मिनाल के लहजे में एक काट सी महसूस की, जैसे इसे बहुत गुस्सा आया था। मैं जानता हूँ इस दिन जो हुआ वो बहुत गलत था मिनाल, लेकिन गलती तुम्हारी बहन की भी है। उसे भी यही सब करने के लिए हमारी शादी का दिन ही मिला था। मिनाल जो नागवारी से इसकी बात सुन रही थी, अगले ही पल इसका दिमाग लम्हों में घूमा। जसट शट अप सरमद, खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज़ बकवास की, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसे गुस्सा ही बहुत आया था। इसकी जान से अजीज छोटी बहन के लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, ये तो मिनाल की तौहीन थी। रैलिकस में तो बस एक बात कर रहा हूँ, तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? सरमद खजल सा होता मुस्कुरा कर बोला। अगर तुमने अब मेरी बहन के किरदार पर एक लफ्ज़ भी बकवास कही तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुम हाइपर होने की बात कर रहे हो? वो एक बार फिर गुस्से से गरजी थी। हारून के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट नुमाई हुई, मगर वो नहीं जानता था सामने खड़ा लड़का कौन है। अच्छा ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमारे दरमियान से अपनी बहन को निकाल दो। मैं चाहता हूँ हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, बस तुम मेरी मामा से माफ़ी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ मिनाल, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्यों किसी और की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब कर रही हो? सरमद की बातें सुनती मिनाल का दिमाग लम्हों में घूम रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कोई इस कदर घटिया कैसे हो सकता है। ओह रली सरमद, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ, या फिर अब मैं तुमसे शादी करूँगी? जो कुछ तुम्हारी माँ और तुम्हारी खाला ने वहाँ पर मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछालकर किया, इसके बाद तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम जैसे मर्द से शादी करूँगी? क्या कसूर था मेरी बहन का? सिर्फ इतना कि एक अनजान मर्द ना जाने कहाँ से आया और मेरी बहन के किरदार के परखचा बखीर दिए, इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, और तुम सब लोग ईमान ले आए। जानते हो पूरा 1 महीना गुजर गया है इस बात को, लेकिन मेरी बहन आज तक इस रेग्रेट में है कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। मगर मैं सच बताऊं तुम्हें, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुम्हारी असलियत निकाह से एन पहले पता चल गई, वरना बाद में बहुत तकलीफ होती। और दूसरी बात, जो मुझे ठुकरा दे फिर मैं इसे देखना भी गवारा ना करूं। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मिनाल के लहजे में हकारत थी। सरमद की आंखों में अब गुस्से का उबाल तेज होने लगा। अब तुम हद से बढ़ रही हो मिनाल।
वो उंगली उठाए वारन कर रहा था। अच्छा मैं हद से बढ़ रही हूं तो क्या कर लोगे तुम? वो भी चलाई। इससे पहले सरमद मजीद कोई गैर अखलाकी हरकत करता दरमियान में ही हारून आ गया। हारून को देखते वो दोनों हैरान हुए। ये कौन है? हारून ने मिनाल से सवालिया लहजे में पूछा। मिनाल खामोश थी। ओह हेलो मिस्टर, तुम कौन हो? सरमद ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। अचानक मिनाल की आंखों में चमक गहरी हुई। इसने फौरा हारून के बाजू पर अपना हाथ रखा। ये वो शख्स है जो तुमसे बहुत बेहतर है और अब तुम्हारे लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ सरमद, मुझे ना कभी तुमसे कल मोहब्बत थी ना कभी आज है। वो तो बस हम साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक वक्त में अच्छे क्लास फेलोज थे। तुमने कहा तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मैंने कहा ओके, अपने पेरेंट्स को भेजो और रिश्ता मांग लो, मगर मुझे ना तुमसे कभी धुंधर कस्म की मोहब्बत हुई थी ना कभी होगी तुमसे। अच्छा तो ये शख्स है? हारून हैरान परेशान था। वो इसकी तारीफें कर रही थी। सरमद की रग में खून का उबाल तेज हुआ। तुम पछताओगी मिनाल। वो सारे लिहाज तौरता 2 कदम आगे बढ़ता चलाया था, मगर उससे पहले ही हारून का हाथ इसके गिरेबान तक आ चुका था। अगर आज के बाद तुमने मिनाल को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना मेरा नाम भी अनस्पीकर हारून है। तुम्हें अंदर करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और तुम पर इतनी दफात लगाऊंगा कि कोई तुम्हें रहा नहीं करवा पाएगा। हारून की बात सुनते एक पल के लिए सरमद के चेहरे पर इज़्तिराब झलका था, फिर वो अपना गिरेबान छुड़ाता पलटा और अब वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मिनाल ने एकदम से पुरसुकून सांस ली। ये कौन था और तुम्हारे साथ क्यों बदतमीजी कर रहा था? इसे इतना तो मालूम था कि ज़रीन और अरमान की शादी किन हालात में हुई थी, और ये ज़रीन की वही बहन थी जिसका शादी के वक्त ही निकाह टूटा था और उसी दिन अरमान और ज़रीन का निकाह हुआ था। इतना तो वो समझ गया था, यही वो लड़का था जिसने मिनाल को एन शादी वाले दिन छोड़ दिया। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, और आइंदा इस तरह पबलकली मुझ पर अपना हक मत जताना। तुम लगते ही कौन हो मेरे? मिनाल की बात पर हारून की आंखें हैरत से पूरी फैलीं। अरे अभी इसके सामने तो मेरी तारीफें कर रही थी। वो बुड़बड़ा कर रह गया। मिनाल ने नागवारी से उसे देखा। मैं बस अपनी सिचुएशन संभाल रही थी, खैर आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, तुम्हें देखते ही ना बहुत गुस्सा आता है बंदर कहीं के। इस दिन वाला अपनी गाड़ी का नुकसान मैं अभी भूली नहीं हूँ। उसकी आखिरी बात पर तो हारून को तप ही चढ़ गई। अब तुम बदतमीजी करने की कोशिश कर रही हो। अगर मैं अरमान की साली होने की वजह से तुम्हारी इज्जत करने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम पर भी फर्ज है कि मुझसे बदतमीजी मत करो। वो चलाया था। मिनाल के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। ये मुंह और ये मसूर की दाल। वो बुड़बड़ाती हुई पलटी और अब वो दूर जा रही थी। और हारून हैरान परेशान था। क्या थी ये लड़की? पूरी आफत थी। कुछ था जो उसके इस मजबूत किरदार के पीछे छुपा हुआ था। कोई परेशानी, जैसे उसे अपनी शादी टूटने का बहुत गम हो, इसके बाप की इतनी बेइज्जती हुई होगी। आखिर ऐसा भी किया हुआ था, वो महज सोचकर ही रह गया। और अगर हम उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग में नज़र दौड़ाएं तो वहाँ 25 साला सरमद गुस्से से चक्कर काट रहा था। एक हाथ से मोबाइल कान से लगा रखा था, किसी को बार बार फ़ोन कर रहा था। चौथी बेल पर मोबाइल फ़ोन उठाया गया। क्या मसला है, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? मोबाइल फ़ोन के इस पार अनाबी की गुस्से भरी आवाज़ उभरी। सरमद को मज़ीद गुस्सा आया। अनाबी, तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी शादी वही रह गई और तुम्हारा किया हुआ इस लड़की को तबाह व बर्बाद करना चाहती थी ना। वो तो निकाह के बाद सुकून से अपने घर में जी रही है, मगर तुमने तो मेरी शादी भी नहीं होने दी। क्यों किया तुमने ऐसा? वो चला रहा था। अनाबी ने नागवारी से कानों पर हाथ रखा। आहिस्ता बोलो सरमद, मुझे आहिस्ता भी सुनता है और पहले ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं। तुम इन मुसीबतों में इजाफा मत करो। और मैंने किया मैंने कब कहा था अपना निकाह तोड़ो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी शादी के दिन इस ज़रीन को बर्बाद करने की कोशिश की, मगर नहीं, सब कुछ अलट हो गया। वो ज़रीन तो अरमान की बीवी बनी, पूरे हक से इसके घर में रह रही है और मैं यहाँ पल पल मर रही हूँ। लेकिन तुम्हें बता रही हूँ, मैं इस ज़रीन को जान से मारूंगी। वो दबे दबे गुस्से से चलाई थी। सरमद मजीद बेजार हुआ। मेरी तरफ से वो लड़की भाड़ में जाए, मगर तुमने और खाला ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो उंगली उठाए सख्ती से अनाबी को वारन कर रहा था। अगर मैं जिंदगी में खुश नहीं रह सका तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। इसकी बात सुनती अनाबी के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नुमायूं हुई।
अब मेरी प्यारी खाला यानी तुम्हारी मुँह को अगर तुम्हारी होने वाली बीवी पसंद नहीं आई और इन्होंने ऐन शादी वाले दिन ही रिश्ता ख़त्म कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर। अब तुम हर चीज़ का कसूरवार मुझे नहीं ठहरा सकते। तब तो बहुत धड़ल्ले से कह दिया था कि मुझे ऐसी लड़की से निकाह नहीं करना जिसकी बहन ऐसी है, वो खुद कैसी होगी, मुझे तो ये निकाह नहीं करना। खाला ने तुम्हारी शर्त देने के बाद ही इस निकाह को ख़त्म किया था, इसलिए सॉरी डियर कज़िन, मगर अब तुम मुझ पर इस तरह भड़क नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत टेंशन्स हैं, मुझे उनसे निपटने दो। और इन टेंशन्स में सबसे बड़ी टेंशन वो ज़रीन है। ऐसा ना हो कि मेरे बदले के चक्कर में तुम्हारी प्यारी मिनाल भी फंस जाए, इसलिए आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। इसे ठंडे ठार लहजे में धमकी से नवाजती हुई मोबाइल फ़ोन ठुक से बंद कर चुकी थी और सरमद की रगों में खून के साथ अब गुस्सा दौड़ रहा था। यू बुलडी अनाबी वो चलाया था। इस्लामाबाद शहर पर शाम के साए फैल रहे थे। अगर हम शिराजी हाउस में झांक कर देखें तो ये लाउंज का मंजर था, जहां ज़ौबी बेगम बैठी मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रही थीं और उनसे कुछ फासले पर ही ज़रीन डाइनिंग टेबल पर खाना सीट कर रही थी। कल रात के बाद इसकी और अरमान की दोबारा कोई बात नहीं हुई। सुबह जब वो सोकर उठी वो काम पर जा चुका था। वैसे भी ज़रीन का मूड कल रात से बहुत ख़राब था। वो सोच चुकी थी अब अरमान के सामने कम से कम जाएगी, इससे कोई बात नहीं करेगी। वो खाना सीट कर चुकी थी जब लाउंज से वो अंदर दाखिल हुआ। ज़ौबी बेगम भी अब उठकर डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थीं। ज़रीन बेटा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इन्होंने ज़रीन के मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा तो ज़रीन चौंकी। नहीं आंटी, बस सर में दर्द है, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हूँ, सर दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इसने आज एक बार भी अरमान को नहीं देखा। अरमान सीधा ऊपर चला गया। फ्रेश होने के बाद वो अगले 10 मिनट के बाद दोबारा नीचे उनके साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था। खैर, तुम लोगों का कल रात डिनर कैसा रहा? ज़ौबी बेगम ने मुस्कुराते पूछा। किसी ने ज़रीन के हलक में हाथ डालकर जैसे जान मांग ली। अरमान अब बहुत गौर से ज़रीन की तासुरात देख रहा था। बोला, वो भी कुछ नहीं, बहुत अच्छा था। ज़रीन ने मुस्कुराते हुए ये 3 लफ्ज़ अपने लबों से कैसे निकाले थे वही जानती थी। ज़ौबी बेगम ने जांचती हुई निगाहों से ज़रीन को देखा। वो काफ़ी संजीदा थीं। जी आंटी, बिल्कुल। खैर, आप खाना खाएं, आज मैंने आपकी पसंद का पुलाव बनाया है। अब वो ज़ौबी बेगम के सामने खाने की ट्रे रख रही थी। ज़ौबी बेगम मुस्कुरा पड़ी। वैसे तुमने कुकिंग किससे सीखी, कभी बताया नहीं। वो ज़रीन से सवाल पूछ रही थीं। ज़रीन के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मिनाल आपी से सीखी है, वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, इन्होंने अपनी मामा से सीखी थी। मिनाल के जिक्र पर ही ज़रीन के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। ज़ौबी बेगम ने भी मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। अरमान इन दोनों को ही देख रहा था, मगर उन दोनों ने एक बार भी अरमान को नहीं देखा। दोनों अपने ध्यान बातों में मसरूफ़ थीं। फिर वो तीनों खाना खाने लगे। खाने के दौरान भी अरमान की नज़र ना जाने क्यों लेकिन भटक भटक कर ज़रीन के चेहरे तक ही जा रही थी, मगर आज ज़रीन ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा और इसलिए वो हैरान था। खाना खाने के बाद वो उठा और कमरे में चला गया। उसे कुछ काम करना था, इसलिए बेड पर बैठते लैपटॉप खोल लिया और अपना काम करने लगा। रात के 11 बज गए मगर वो कमरे में दाखिल नहीं हुई। वो हैरान परेशान था, ना चाहते हुए भी उसे ज़रीन की फ़िक्र हो रही थी। कैसा अजीब शख्स था, पल में तोला पल में माशा हो जाता था, पल में धूप देने वाला और पल में छाँव करने वाला हो जाता था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खिला और ज़रीन कमरे में दाखिल हुई। वो बिना अरमान को देखे सीधी ड्रेसिंग रूम में गई। 5 मिनट बाद वो दोबारा बाहर निकली और अपनी बेड की साइड पर आकर अरमान की तरफ पुश्त किए लेट गई अरमान हैरान हुआ मगर फिर लाइलमी से कंधे अचकाते दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उन दोनों की ये अजनबी अगले कुछ दिनों तक चलती रही। वो अरमान से कोई बात नहीं कर रही थी। वो घर होता भी तो वो कमरे से गायब हो जाती और अगर वो रात को घर आता तो वो कितनी ही देर ज़ौबी बेगम के पास बैठी उनसे बातें करती रहती और अरमान के सामने कम से कम आने की कोशिश में थी। वो रात के 11 बजे के बाद कमरे में दाखिल होती और बस सो जाती। वो इससे बिल्कुल ही नाराज़ हो चुकी थी। वो इस शख्स से बात ही नहीं करना चाहती थी। वो जितना बात करेगी इतना ही अपनी बेगुनाही का सबूत देगी, इतना ही अपने अच्छे होने का यकीन दिलाएगी, मगर अरमान यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने यकीन दिलाना ही छोड़ दिया। ये मगरिब के बाद का वक्त था। वो किचन में खड़ी हसब मामूल आज भी खाना बना रही थी। जब ज़ौबी बेगम अपने कमरे से बाहर निकली, आज अरमान शाम में ही घर आ गया था, इसलिए वो भी लाउंज में ही बैठा था।
जब ज़ौबी बेगम इसके पास जाकर बैठी। आप कहीं जा रही हैं मम्मी? ज़ौबी बेगम को तैयार देखते अरमान ने सवालिया निगाहों से पूछा। ज़ौबी बेगम ने इस बात में सर हिलाया। वो मेरी एक फ्रेंड के भाई की डेथ हो गई थी तो मैं वहीं जा नहीं सकी थी तो सोच रही हूँ आज कुछ देर के लिए चली जाऊँ, अफसोस करना तो बनता है। अरमान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आपको मैं छोड़ आता हूँ या फिर मैं ही साथ चलता हूँ? अरमान की बात सुनते ज़ौबी बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, डिनर करना और सुकून से सो जाना, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आ सकूं और अगर नहीं आ सकी तो फिर मैं सुबह आ जाऊंगी। अरमान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ज़ौबी बेगम लाउंज के दरवाजे से बाहर निकल गईं। 1 घंटा मजीद गुजर गया था। वो किचन से बाहर निकल रही थी जब लाउंज के दरवाजे खुले और 7 से 8 लोग दाखिल हुए। जरीन ने हैरत से पलटते पीछे देखा। उनमें से 3 लड़कियां थीं और 4-5 लड़के थे। जरीन ने ना महसूस अंदाज में दोपट्टा गले से निकाले सर पर लिया। अरमान इन सब को देखते हैरान रह गया। जल्दी से सोफे से उठा। तुम लोग यहाँ? सवालिया निगाहों से उन सब को देखा। हमने सोचा तुझे सरप्राइज देते ही भूल गया, यार आज क्या दिन है। वो सारे शायद अरमान के दोस्त थे। अरमान ने याद करने की कोशिश की मगर कुछ याद नहीं आया। उसने लालमी से कंधे चुकाए। यार आज के दिन ही तो हम लोग रीयूनियन करते हैं। इनमें से एक ने अरमान की अकल पर अफसोस करते कहा। खैर हम लोगों ने हारून और अनाबी को भी बुलाया है, चलो आज सब साथ डिनर करेंगे, मैं कुछ ऑर्डर करूं। अब के एक लड़की बोली। नहीं, उन सब की ज़रूरत नहीं है, यहीं कुछ खा लेंगे। अरमान ने जल्दी से बात संभाली। इनमें से एक की नज़र जरीन पर गई। ये कौन है? अब के दूसरी लड़की ने सवाल पूछा। अरमान ने भी उनकी निगाहों के ताक़ुब में जरीन को देखा। तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। वो उन लोगों का ध्यान भटकाकर इन्हीं सोफे पर बैठने का इशारा करता जल्दी से जरीन की जानिब पहुंचा। जरीन की कलाई पकड़े वो किचन की जानिब चल पड़ा। जरीन ने हैरानी से अपनी कलाई इसके हाथ में देखी। इसका मुंह कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी तक हैरान थी कि वो लोग कौन थे। ये सब लोग मेरे दोस्त हैं और उनके सामने मेरी बहुत इज्जत है। अगर ये पूछें कि तुम कौन हो तो कोई भी कहानी सुना देना, लेकिन खबरदार अगर तुमने किसी को ये बात बताई कि तुम मेरी बीवी हो, अपनी ज़ात को मुझसे मंसूब करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकता। इसके अल्फाज जरीन के सीने में किसी कानच के टुकड़े की तरह लगते जा रहे थे। वो अपनी बात सुनाता हुआ किचन से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद बेसाख्ता ही हंसों का रेला जरीन की आंखों से बहता गालों पर फिसल गया। क्या ये वही अरमान था? वो हैरान परेशान थी। वो जो अपने दोस्तों से कहा करता था कि इसके लिए उन सब से बढ़कर इसकी जरी है, आज वो इस जरी को कह रहा था कि मेरे दोस्तों के सामने ये बात बताकर मेरी इज्जत खराब ना करना कि तुम मेरी बीवी हो। वो कैसी बीवी थी? वो हैरान परेशान थी। अरमान से इस हद तक गिर जाने की उम्मीद इसे कभी भी नहीं थी। वो खुद को कंपोज किए किचन से बाहर निकल आई। वो सारे एक बार फिर जरीन को देखने लगे। वो लड़कियां अब जरीन के बिल्कुल सामने आ रुकीं। वो परेशान हो रही थी क्योंकि वो इसके दोस्तों के सामने खड़ी थी। वैसे हमने सुना है अरमान तुमने निकाह कर लिया, एक लड़के ने मुस्कुराते कहा तो अरमान के चेहरे का सारा खून नचड़ गया। ओ तो तुम अरमान की बीवी हो? इनमें से एक लड़की ने पूछा। इससे पहले वो कुछ कहती एक और सवाल हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? वो उनको नहीं देख रही थी, वो सिर्फ अरमान आलम को देख रही थी जिसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख थीं। जैसे अरमान को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आई कि वो इसके दोस्तों के सामने अपना तारुफ अरमान की बीवी की हैसियत से करवाए। जरीन के होंठों को एक जख्मी मुस्कुराहट ने छुआ, फिर इसके लब फड़फड़ाए। जरीन अरमान। उस शख्स की आंखों में देखते उसने अपना नाम बता दिया। वो देख सकती थी अरमान आलम की सुर्ख होती आंखें। जरीन के दिल में छन से कुछ टूटा था। इससे पहले वो कुछ गुस्से से सख्त कहता और अपने दोस्तों को कोई वजाहत देता, वो बोल उठी। मेरा नाम जरीन अरमान है। अरमान हैदर मेरे वालिद थे। मेरा अरमान आलम से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं उनकी वालिदा की एक अजीज़ा हूँ, इसलिए उनके घर में रहती हूँ। इस लड़की ने किस कदर अज़ियत से ये अल्फाज अदा किए थे वही जानती थी।
जैसे जैसे जरीन बोल रही थी वैसे वैसे अरमान को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो नहीं चाहता था ये लड़की किसी के सामने ये वाज़ेह करे कि वो उसकी बीवी है, और इस लड़की ने आज अरमान आलम का भरम रख लिया था। लेकिन इस भरम रखने के चक्कर में अरमान आलम के दिल में क्षण से कुछ टूट गया था, क्योंकि इसने साफ जरीन की आंखों में कुछ टूटता देखा, और ऐसा टूटता देखा कि शायद अब वो कभी ना जड़ने के लिए टूटा था। कोई मान, कोई भरोसा, कोई एहसास, कोई मोहब्बत कुछ था जो जरीन की आंखों में आज शनाके से टूटा था। उसके साथ ही अरमान के दिल में भी क्षण से कभी ना जड़ने के लिए कुछ टूटा था। सिर्फ नाम जरीन होने से वो मेरी जरी नहीं हो सकती, उसने अपने दिल को समझाना चाहा था। वो इसके नाम बताने पर कुछ चौंका था, मगर इस वक्त दिमाग कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन अब दिल में तकलीफ की गरही उठ रही थीं। वो देख सकता था इसके सारे दोस्त उसकी बीवी को रहम भरी नज़रों से देख रहे थे। आप लोग खाना खाएं, मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ, जरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर किचन में जाकर गायब हो गई। वो किचन में मुलाजिमा के सर पर खड़ी खाना लगाने के लिए कह रही थी। जब वो किचन में दाखिल हुआ वहाँ 3-4 मुलाजिमा खड़ी थीं, इसलिए वो उसका बाजू दबोचते हुए एक साइड लेकर गया। क्या बकवास कर रही हो? अगर मैंने मना कर दिया कि तुम अपना नाम मेरे नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करोगी, तो तुम अपने नाम के साथ अरमान लगाने के लिए ये सारी बकवास करोगी? वो सुर्ख अंगारा आंखें लिए उसे घूर रहा था, या शायद वो इतने दिनों से इसे अगनूर कर रही थी, इस बात की भी भड़ास निकाल रहा था। उसने बहुत नरमी से अपना बाजू अरमान की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। मैं मरी नहीं जा रही आपका नाम अपने नाम के साथ लगाने के लिए, और दुनिया में सिर्फ एक आप ही अरमान नामी शख्स नहीं ही। मेरे हकीकी बाप का नाम अरमान हैदर है, मेरा सर नीम अरमान हैदर है, और अपना सर नीम में आपकी खातिर चेंज नहीं कर सकती। मैं मरने के बाद भी अरमान हैदर की बेटी ही रहूंगी। ये महज इत्तिफाक है कि आपका नाम मेरे बाप के नाम जैसा है। आप यकीन करें या ना करें, यही सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसके चेहरे पर एक करब-ज़दा मुस्कुराहट थी, और अरमान का सारा वजूद जंजीर हो गया। उसने अरमान की खुशफहमियों को जैसे भट्टी में झोंक दिया, इसकी सोचों को जैसे आग की नज़र कर दिया। वो जैसे कह रही हो कि तुम क्या मुझे रोकोगे अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए? मैं खुद ही तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ लगाना तौहीन समझती हूँ। ज़बरदस्ती दिलों में जगह नहीं बनती। वो आज जान गई थी ये शख्स तो अपने दोस्तों के सामने उसे अपना नाम तक ना दे सका तो मोहब्बत किया करेगा। बस एक वही पागल थी जो सालों से उसे चाहती आ रही थी, जो बचपन में इसके दिए गए फूल को आज तक ये सोचकर संभालती आई थी कि अरमान आलम उसे अपना दिल देकर गया था। लेकिन ये शख्स तो उसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करता। शायद वो सारी ज़िंदगी इस तरह इस शराब के पीछे ही भागती रहने वाली थी। ठीक ही कहते हैं वालिदैन औलाद के बहुत सारे भरम रख लेते हैं, और आज इसके बाप के नाम ने इसका भरम रख लिया था। वो जरीन अरमान ना होकर भी जरीन अरमान ही थी। वो गुस्से से अपना धुआंधार चेहरा लिए किचन से बाहर निकल गया। इतने में हारून और अनाबी भी लाउंज से अंदर दाखिल हुए। वो सारे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। जरीन सर झटकते हुए ऊपर कमरे की जानिब चल पड़ी और ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। फिर कबर्ड से एक ब्लैक कलर की सादी शलवार कमीज बाहर निकाली और इस चेंज करने की गर्ज से वाशरूम में घुस गई। बार बार रोना आ रहा था उसे आज जो गम अरमान ने दिया था, शायद इस गम से वो कभी भी हिल ना हो पाती। वो जैसे ही वाशरूम से बाहर निकली उसने कमरे में अनाबी को दाखिल होते देखा। नीचे सब बैठे खाना खा रहे थे, इसलिए अनाबी सबकी नज़रों से बचती बचाती अरमान के कमरे तक पहुंची। मगर अरमान के कमरे में जरीन को देखते इसका हलक तक जल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाबी जख्मी नागिन की तरह फुंकारी थी। जरीन के चेहरे को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए अनाबी मुल्क, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कमरा अरमान आलम का है और इसकी बीवी होने की हैसियत से मैं तो इस कमरे में ही नजर आऊंगी ना। मुझे तो यहीं होना है, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा नॉक करना होता है? जरीन ने ठंडे ठार लहजे में तंज का तीर चलाया कि अनाबी सर से लेकर पैर तक जलकर राख हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम अरमान को मुझसे छीन लोगी? अनाबी एक बार फिर जख्मी शरनी की मानिंद गिराई। जरीन पुरसुकून थी। वो कदम कदम चलती अनाबी के सामने आकर खड़ी हुई, फिर नफीमी सर हिलाया। कब तक खुद को इस गलत फहमी में रखोगी अनाबी मुल्क कि मैं तुमसे अरमान आलम को छीन सकती हूँ?
बहुत प्यार से अनाबी का गाल थपथपाया। जरीन के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं तुमसे अरमान आलम को छीन नहीं सकती, मैं छीन चुकी हूँ, किया कर लोगी, तुम जान से मारोगी मुझे, वो तो पहले भी मार कर देख चुकी, किया मार सकी। जरीन की आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर सख्त तासुरात थे, वो सवालिया निगाहों से अनाबी को देख रही थी। मैं बार बार कोशिश करूंगी, जब तक तुम मर नहीं जाती मैं तब तक तुम्हें मारती रहूंगी। अनाबी भी जहर खंदा लहजे में धाड़ी जरीन ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। कोशिश कर लो, लेकिन जब तक वो ना चाहे तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता, और अगर वो चाहे तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। नाउ प्लीज गेट लोसट फ्रॉम माई रूम, आई जस्ट वांट टू बेड रेस्ट, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। एक अदा से जरीन ने अपने बालों में हाथ फहराते हुए उसे डायरेक्टली कमरे से बाहर दफा हो जाने के लिए कहा, और अनाबी अपनी इतनी इंसल्ट पर कलस कर रह गई और तनफन करती पाँव पटकती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद जरीन के चेहरे की सारी बहादुरी किसी ने निचोड़ डाली। वो निढाल सी होती बेड कराउन से टेक लगाए बेड पर बैठी, आंखों के सामने बार बार अरमान का उसे खुद से दूर झटकना, इसका जरीन को डसून करना याद आ रहा था। ये सब याद आते हुए इसकी आंखों से आंसू मुतवातिर बहते गए। कितनी ही देर वो रोती रही, फिर कुछ सोचते हुए उसने किसी का नंबर डायल किया। बेल जाती रही, तीसरी बेल पर फोन उठा लिया गया। आप मेरा एक काम कर सकती हैं? बहुत उम्मीद से पूछा। ना जाने सामने से क्या कहा गया कि जरीन के लब फड़फड़ाए। मैं थक गई हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं मजीद एफर्ट्स नहीं कर सकती। मैं वापस आ रही हूँ सब कुछ छोड़कर, यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे उस शख्स का साया तक नजर ना आए। आंसू इसकी आंखों से लड़खड़ाते गालों पर फिसल गए। सामने से कुछ कहा गया, फिर वो फोन काट गई। वो जिस शख्स से मोहब्बत करती थी आज इससे दूर चले जाना चाहती थी। ठीक कहते हैं, जब मोहब्बत आपको इज्जत ना दे सके तो फिर ऐसी मोहब्बत को भाड़ में झोंक देना चाहिए। कोई मुसलसल जलील करे तो शायद इससे मोहब्बत तो रहती है मगर फिर इसकी चाहत नहीं रहती, और अब शायद जरीन को भी अरमान आलम की चाहत नहीं रही थी। मोहब्बत तो किया, वो तो इससे इश्क करती थी और वो तो आखिरी सांस तक करती रहने वाली थी। जारी है।